हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो उन कॉन्ट्रैक्टरों के लिए है जो हमारे इंडियन रेलवे पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किए हैं, जिनका एलओए इशू किया गया है और जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनको सेंड किया गया है। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारे ट्रेनिंग सेशन में नहीं आ पाते हैं तो उनको मालूम नहीं है वो कैसे लॉगिन करेंगे और कंप्यूटर का अपना सेटअप कैसे करेंगे। इसके लिए हमने सोचा एक छोटी सी वीडियो उनके लिए बनाई जाए ताकि वो परमानेंटली कभी भी इस वीडियो को देखकर समझ सके कि उनको IRWCMS पे क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं ये जो चीजें हम बताएंगे अपनी ट्रेनिंग वाली वेबसाइट पे बताएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जब एलओए आएगा लाइव वाली वेबसाइट पे तो वहाँ इनको नहीं जाना है। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ डेमो, क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम पेज है, लेकिन जो वेबसाइट एड्रेस है वो अलग अलग है। आप मेरे ऊपर एड्रेस बार में देखेंगे 203.176.113.113 इस तरह का एक आईपी एड्रेस जैसा वेबसाइट है, जो कि हमारी ट्रायल वाली वेबसाइट है। इस पे हम लोग लाइव वाली काम नहीं करते हैं। लाइव वाली वेबसाइट के लिए आप जब जाएंगे यहाँ पर IRWCMS टाइप करेंगे तो आपकी जो लाइव की वेबसाइट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो IRWCMS की वेबसाइट खुल जाएगी। ये लाइव वाली वेबसाइट है जिसका एड्रेस बार में आप जो वेबसाइट एड्रेस देखेंगे इस टाइप का रहेगा। तो इसको आप गूगल क्रोम में खोलेंगे तो बेहतर चलेगा, क्योंकि IREPS आप इंडियन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाते हैं, लेकिन जब WCMS पे काम करें तो गूगल क्रोम जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उस पर बेटर काम करता है, तो आप इस पे करेंगे। लेकिन अभी मैं ट्रायल वाली पे बता रहा हूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर को ये समझना चाहिए कि उसकी जो आईडी है वो IREPS वाली आईडी यहाँ काम करेगी, लेकिन पासवर्ड उसको पहले रिसेट करना पड़ता है। जब वो WCMS की वेबसाइट खोलेंगे तो उनका जो होम पेज है ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक जगह आप देखोगे मेरे माउस के कर्सर के पास, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर साइन इन वाली पेज है और आपके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर हेल्प करके एक टैब दिया हुआ है और यहाँ लॉगिन आईडी डालनी है IREPS वाली लॉगिन आईडी, जो आप IREPS पे टेंडर के लिए जो यूज करते हो वो वाली आईडी यहाँ पे आपको डालनी है और डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके रखना है। लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है आपको, जैसे आपको जावा लेटेस्ट 8.1 वर्जन वाली या उसके एवो वाली करनी पड़ती है। कुछ हमारे FAQ हैं। FAQ मतलब आपको कौन सी वर्जन की जावा, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आपकी आईडी कब एक्टिवेट होगी, इस तरह की FAQ हमने बना के रखी है। वो हेल्प मैनुअल में रेलवे यूजर आईडी में भी है और मैं अभी इसमें आपको दिखाऊंगा। तो आपके लिए यहाँ पे एक हेल्प करके क्लिक हेयर फॉर हेल्प करके बटन है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको बताएगा कि क्या क्या इसमें करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रिस साइनर आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि IREPS पे भी साइन करना है जब डिजिटली आपको, तो वहाँ पे एक साइनर चलाना पड़ता है जिसका नाम है PKI सर्वर। लेकिन IRWCMS में जो साइनर चलानी पड़ती है वह क्रिस साइनर है। तो क्रिस साइनर को पहले आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ क्रिस साइनर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जो क्रिस साइनर वो एक एप्लीकेशन है जो वेबसाइट पे इसको जिप फाइल में करके रखा हुआ है। तो इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको आपको अनजिप करना पड़ता है। तो अनजिप करने के लिए WinRAR की जो एप्लीकेशन है उससे अनजिप नहीं होता है। आप कोई दूसरी सी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और फिर इसको अनजिप करें। अभी मेरा डाउनलोड हो गया है, इसको हम जाएंगे फोल्डर में तो देखेंगे कि ये जो थी जिप फाइल है, RR फाइल बोल के, तो इसको आपको अनजिप करना है। अनजिप मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास दो एप्लीकेशन है। आप चाहे तो ये वाली एप्लीकेशन इंटरनेट से डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। दोनों एप्लीकेशन से अनजिप हो जाती है, यानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो एक तो PZIP है, एक 7zip है। तो 7zip वाले से आप जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन में दिखाएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो इसी वाली फोल्डर में कहीं तो एक नई फोल्डर बन के ये जो है जितनी भी इसके अंदर अंदर में फाइलें रहेंगी वो सारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब चूंकि ऑलरेडी मेरे पास है फिर भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास एक
ये एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे क्रिस साइनर की एक फोल्डर बन गया और इसमें जो जितनी फाइलें थी एक सिंगल जिप फाइल में वो सारी यहाँ पे दिख गई। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके। तो इसको मैं ऐसा डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये यहाँ रन हो जाएगा, सिर्फ इंस्टॉल नहीं होगा। हमारे कंप्यूटर में चूंकि रन भी है और इंस्टॉल भी है, इसके लिए कुछ इसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस तरह से क्रिस साइनर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और इसको अपने डेस्कटॉप पे रख लें। ऐसे सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप ऐसा रख लें। ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से था तो ऐसा एक डेस्कटॉप पे रखना है। और जब पहली बार आपके पास कुछ एलओए आती है, एग्रीमेंट या बिल आता है, पहले तो एलओए आएगी, तो एलओए के समय जब आप अपना आईडी डालेंगे वहाँ पे और आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा फॉरवर्ड पासवर्ड आईडी करके। लेकिन कभी भी आपको जब डिजिटल सिग्नेचर चलानी है तो सबसे पहले इसको रन करना है। तो फर्स्ट टाइम इसको ऐसा राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें फर्स्ट टाइम। तो वो और जब अगली टाइम करें तो डबल क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि आपको कैसे करना है। तो आपने क्रिस साइनर डाउनलोड कर ली, क्रिस साइनर आपने इंस्टॉल कर ली। उसके बाद कुछ और है कि जावा कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको जावा इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पे रखनी है। और अगर वो अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लेना है जावा को। जावा अपडेट करने का बहुत इजी तरीका है। आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ जावा दिखती है, इस जावा को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जावा में एक बटन होती है ऊपर, आप देखेंगे जनरल अपडेट जावा सिक्योरिटी एडवांस। तो अपडेट में जाएंगे तो यहाँ बोलेगा अपडेट नाउ। अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगर जावा अपडेटेड है तो बोलेगा कि ऑलरेडी अपडेटेड, अगर नहीं अपडेटेड है तो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जावा अपडेट करनी है। क्योंकि मेरा जावा अपडेटेड है इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब आपको जावा कॉन्फ़िगरेशन में जाके जब जावा आपने अपडेट कर ली, इंस्टॉल नहीं था तो इंस्टॉल कर ली, उसके बाद अपडेट भी कर ली, अब आपका तीसरा काम है जावा कॉन्फ़िगरेशन करना। इसमें कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि कौन सी जावा आपको होनी चाहिए। तो ये आपको अवेलेबल है, जब आप लॉगिन करते हैं वहीं पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब जावा हमने ओपन किया था, आप देखेंगे जब हमने जावा ओपन किया है यहाँ पे, तो फिर से आप ओपन करें इसको और यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जावा ओपन करे। और जावा ओपन करने के बाद ये पेज में बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैं इनलार्ज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ये जावा जो हमने ओपन किए है, आप देखें जावा हमने जो ओपन किया, यहाँ सिक्योरिटी करके टैब है, इसको क्लिक करें और जैसे नीचे बताया गया है आप नीचे वाले पेज में देखेंगे तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी को हमने क्लिक किया, सिक्योरिटी को जब हमने क्लिक किया इसको ओपन करके, सिक्योरिटी को हमने क्लिक किया तो यहाँ एक्सेप्शन साइट लिस्ट है, जैसा कि यहाँ भी बताया हुआ है आपको। और यहाँ पे एडिट साइट करके आपको ए वाली आईपी एड्रेस HTTP और ए वाली एडिट करके ऐड कर देनी है। उसमें ऐड करने के बाद आपका जावा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको सेव कर ले और एप्लीकेशन को फिर से चला दे इसको, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद आप क्रिस साइनर आप चालू रखें। उसके बाद आपकी जो IREPS की आईडी है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर की IREPS की आईडी लेता हूँ, यहाँ ये जो आपको देखेंगे जो ईमेल एड्रेस है वो सब कॉन्ट्रैक्टर की IREPS की आईडी है, जिससे वो यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। तो अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर की, अभिषेक करके कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी लॉगिन आईडी कैसे आपको, ये पासवर्ड मेरा डिफ़ॉल्ट है, आपकी पासवर्ड आपको पहले रीसेट करनी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ आईडी डालिए, आपने आईडी डाल ली। उसके बाद यहाँ फॉरगेट पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड करके एक बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो लॉगिन आईडी थी डिफ़ॉल्ट आ जाएगी और बोलेगा कि आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करें। तो यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर जो आपकी डिजिटल की होती है वो आप लगा के रखेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखेंगे और क्रिस साइनर चला के रखेंगे, तब आपकी ये विंडो
पॉपअप होगी और इसमें अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है सिलेक्ट करें और गो करें। फिर आपकी जो पासवर्ड है यहाँ पर बना ले एक नया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ abc@123 करके एक पासवर्ड बना रहा हूँ इस कॉन्टैक्टर के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इसको, abc@1234 हमने पासवर्ड बनाई, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ जाएगा। तो फिर से आपको आईडी डालनी है और पासवर्ड आपको यहाँ पे जो आपने जस्ट अभी रिसेट की है उसको टाइप कर दें। उसके बाद हर टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको अटैच डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, आपके पास जब तक कोई एलएवी नहीं आएगा, आपके सिग्नेचर के लिए डिवीजन वाले जब तक कोई एलएवी नहीं भेजेंगे, तब तक ये आईडी आपका यहाँ काम नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता देगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि पहली बार कोई ऑनलाइन आपको एलएवी इसमें आएगा, तब आप ये चीजें कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ सारे सेटिंग करने के बाद भी। तो उनको मेरा सजेशन है कि जब तक कोई एलवे नहीं आए वो लाइव वाले पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी जो एप्लीकेशन की सेटिंग है इस प्रकार की है। तो हमने अभी उनके पास एक एलवे आया हुआ था, इसके लिए ये चूंकि लॉगिन आईडी पहले से ही एक्टिवेट है, एक बार एक्टिवेट हो गया फर्स्ट एलवे में तो फिर आपका हमेशा के लिए वही पासवर्ड आईडी आप डालते जाएं, बिलिंग के लिए वेरिएशन के लिए वो काम करेगा। लेकिन जब फर्स्ट बार ऑनलाइन एक एलवे आना चाहिए आपके पास, फिर वो एक बार आप रिसेट कर देंगे पासवर्ड तो हमेशा के लिए आपको काम आएगा। तो अब हमने वो पासवर्ड रिसेट कर ली, सेव भी कर लिया और हमने फिर से आई डाल दी और अटैच डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, तब जाके ये जो टैब है वो इनएक्टिव हो गया है और साइन वाली टैब एक्टिव हो गया है। अब हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, इनके पास फॉर एक्शन कोई भी एलवे नहीं है, बिल नहीं है, इसलिए सारे ब्लैंक दिखा रहे हैं। अगर इनके पास कुछ होता तो इस वाले में दिखता था कि 1 कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड या 1 बिल रिसीव्ड या कुछ कॉरस्पॉन्डेंस भी रहते तो यहाँ दिखते कि 1 कॉरस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग दिस इज रिसीव्ड। तो इस तरह से आपका ये लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्टेक्ट आया है तो उसको सिर्फ साइन करना है या रिटर्न करना है, दो ऑप्शन होते हैं। वो बहुत इजी होता है, उसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप साइन करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर से आप साइन कर देंगे, जब लॉगिन करते समय डिजिटल सिग्नेचर चल गया तो आपको साइन करते समय भी डिजिटल सिग्नेचर आपका चलेगा, आप साइन कर देंगे। प्रॉब्लम होती है बिल के समय कॉन्ट्रैक्टर को, तो मैं चाहूंगा कि एक बिल आपको करके बता दूं, क्योंकि जब आपके पास कोई बिल आए तो फिर उस समय आपसे कोई गलती ना हो। अगर एक बार आप गलती करेंगे तो फिर आगे वो गलतियां जाएगी और फिर अकाउंट से वापस आ जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, वो डिले हो जाता है। तो आप अगर सब चीजें सही सही करके भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो फिर गलती की संभावना कम रहेगी और डिले बिल पास होने में कम होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बिल दिखाऊं। तो बिल मुझे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की आईडी से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई बिल रहेगा उसी आईडी से हम लॉगिन करेंगे और बिल फिलअप करेंगे। जो आपकी जीएसटी डिटेल्स होती है वहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ हम बताएंगे कि कैसे करना है। तो अभी हम इससे लॉग आउट कर रहे हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से लॉगिन करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर मुझे याद है कि उसके पास एक बिल गया है, वो वाली आईडी हम यहाँ डालेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक है ए वाली आईडी के पास एक बिल मैंने प्रैक्टिस के दौरान भेजी थी। तो इस वाली कॉन्ट्रैक्टर से हम लॉगिन करेंगे और एक बिल पे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ हम साइन इन कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर की आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो हम डायरेक्ट साइन इन करेंगे। साइन किया, इनके पास एक बिल और एक एग्रीमेंट पड़ा, एक्सटेंशन ऑफ डीओसी का जो एप्लीकेशन है वो पड़ा हुआ है, जो कि अप्रूव स्टेटस में है। तो इस टाइप से जब वो वाली कॉन्ट्रैक्टर की हमने खोला था तो उनके पास कुछ भी इनबॉक्स में नहीं था। इनके पास तीन तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो बिल आया है इनके पास और एक एक्सटेंशन ऑफ डीओसी का एप्लीकेशन जो अप्रूव हो गया इनके पास आया हुआ है, स्टेटस यहाँ दिख रहा है। और दूसरा एक इनके पास नोटिफिकेशन है, जोनल वर्क ऑर्डर सैंक्शन हो गया है इनका। इनके पास से मतलब जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कंपिटेंट अथॉरिटी उन्होंने सैंक्शन कर रखा है उसके रिगार्डिंग
वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ देखना चाहे तो देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स। तो ये कोई भी एग्रीमेंट जब इनका साइन होगा तो यहाँ एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये जो है आपका वन एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट जो है साइन हो गया है, कंप्लेंट अथॉरिटी ने साइन कर दिया है। उसका डिटेल आप देखना चाहे तो वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनको एक जो जोनल वर्क ऑर्डर सैंक्शन हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है, उसका डिटेल्स, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, जो भी आइटम लिए गए हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, ये सब यहाँ पे उनको दिख जाएगा। और जो एग्रीमेंट की जो फाइल है वो यहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल यहाँ पे आ जाएगी। जो जोनल वर्क ऑर्डर है वो आप देख लें, ये उनका जोनल वर्क ऑर्डर है। इस तरह से फॉर्मेट जो रहती है वो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, कौन कौन सा आइटम है और कितना अमाउंट है। ये हमने ट्रेनिंग के दौरान एक जस्ट छोटा सा बनाया था, तो दिख रहा है। आपके बहुत बड़ा शेड्यूल हो सकता है, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्टर की आईडी होती है उनकी ये पेज होती है। लेकिन हमें एक बिल पे काम करना है, क्योंकि बिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सब में आपको सिर्फ साइन करने हैं, बिल वाले में आपको जीएसटी भरनी है और इनवॉइस जो आपका फिजिकल फॉर्म है उसको एक पीडीएफ स्कैन करके रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे साइन बिल आई है, मतलब जो ओएस बिल है और एएन है और डीएन है, उनसे साइन होके यहाँ पे बिल आई है। आपको इसमें अपने डिटेल्स भरने हैं। तो आपको डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पे ऐड करके जीएसटी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरे हुए हैं तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ऐड बटन रहती है, जब ये भरी हुई नहीं रहती तो यहाँ पे एक ऐड बटन रहती। तो ऐड बटन करेंगे तो यहाँ पर मैं ऐड बटन नहीं है तो हमको एडिट करना पड़ेगा। आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ। एडिट करते समय आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। ये 4-5 डिटेल्स डिफॉल्ट IREPS से आते हैं, नहीं IRWCMS से बिल नंबर जो जनरेट हुआ वो आते हैं, और ये बिल डेट वहीं से आते हैं जो हमने पहले उन्होंने भरा है डिवीजन वालों ने। और कॉन्ट्रैक्टर नाम आपका तो LOA में IREPS में जो रहता है वहीं से आया है, और आपका कोड वहीं से आया है। और इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में आप भरेंगे, जो आपको इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन है वो भर दीजिए, आपका इनवॉइस नंबर भर दीजिए, इनवॉइस डेट भर दीजिए। तो यहाँ पे डेट भरी हुई है तो हम वही डेट छोड़ देते हैं। आपका ये जो अमाउंट है, जो बिल अमाउंट है जिन्होंने रेलवे ने फिलअप किया है आइटम वाइज, जो बिल जो भेजा है वो वाली यहाँ डिफॉल्ट आ जाती है, भरने की जरूरत नहीं है। ये फिर आपका जीएसटी नंबर यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, और ये सब चीज़ें डिफॉल्ट आती है IREPS से, जो आपका बैंक डिटेल्स है। और वाउचर रेफरेंस भर दीजिए, वाउचर डेट भर दीजिए। तो ये सारे डिटेल्स भरने के बाद यहाँ कंपोजिट स्कीम वाली डिटेल्स भर दीजिए, यस नो। उसके बाद आपको यहाँ पे अब जो है, जो मेन आपका LOA अमाउंट है यहाँ पे है, वही अमाउंट यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे है वो अमाउंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपने जो जीएसटी लगाई है, तो जीएसटी लगाने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब नया आप करेंगे तो पहले सेव करेंगे तब ये बटन आती है, लेकिन अभी चूंकि ये सेव है तो ये बटन ऑलरेडी यहाँ पर है। लेकिन जब आप नया बनाएंगे तो पहले ए वाली डिटेल भरें, फिर इसको सेव कर ले, तब ये बटन आ जाएगी। ए बटन डालने के बाद जो CGST और SGGST का जो ये है परसेंटेज आप यहाँ डालेंगे, तो ये 6% यहाँ बता रहा है। तो 6% किस अमाउंट पे लेगा, तो 6% ये जो है कौन से अमाउंट पे लेगा, तो ए वाली अमाउंट पे लेगा। ए वाली इस अमाउंट पे 6% लेगा वो, मतलब ए अमाउंट और 6 6 12, इस अमाउंट का 12% इतना हो गया टोटल टैक्स अमाउंट। ये दोनों ऐड करने पे इतना आना चाहिए। तो ये अमाउंट हमें मालूम रहती है और ये अमाउंट आपको मालूम करनी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है कि x प्लस x का 12% इक्वल टू एक ग्रॉस वैल्यू करके निकालना है। आप समझ रहे होंगे x, जैसे मैं एक कभी एक्सेल फाइल में मैंने बना के रखा है, पहले से मैंने एक यहाँ पे बना के रखा है, जहाँ पे मैं जब अमाउंट डालता हूँ, ये देखिए x प्लस y% ऑफ x इक्वल टू जेड। जेड हमको मालूम है और y मालूम है।
इसमें हमें जेड और वाई मालूम है, एक्स निकालना है। तो जेड हमें मालूम है टोटल, जेड का मतलब हो गया आपका ए वाली फिगर। तो हमने ए वाली फिगर यहाँ रख दी, हमने जेड में वैल्यू ऑफ जेड में हमने वो वाली फिगर रख दी। अब हमारा 12% है, लेकिन हमने एक बार इस पर 18% पे जीएसटी लगाया था, तो इसलिए 18, अभी हम 12% भर देंगे। तो अब आ गया मेरा इतना। तो ए वाली हमारी एक्स हो गई, तो ए वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ। ए हमें निकालना था, ए हमें मुझे मिल गई है। तो आप भी एक इस तरह का फॉर्मूले पे काम करेंगे और पहले ही वो डाल देंगे, नहीं तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है उसको, बार बार उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। तो हमने जो अभी एक्स की वैल्यू निकाली वो यहाँ रख देंगे, शायद आप देख रहे हैं कि वही वाली वैल्यू यहाँ पर है 75.75। अगर हम इसको पेस्ट भी कर देंगे, हमने जो अभी लिया था उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट, तो वही वाली वैल्यू है। तो ये आपका कंप्लीट जीएसटी डिटेल्स आपने भर दी है। पहले तो ये भरना है, सेव कर देना है, फिर एडिट बटन आएगी, एडिट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर इसको आपको सेव कर देना है। सेव करेंगे, सेव करेंगे तो आपको आ जाएगा जनरेट पीडीएफ करना है। अब यहाँ पर एक और है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग श्रमिक कल्याण पोर्टल, तो आपको यहाँ पे बता देना है कि हमने इस तारीख का डिक्लेरेशन है हमारा, इस महीने का। उसके बाद हमने जैसे ही साइन किया था, अभी हम नहीं, जैसे ही हमने सेव किया था यहाँ जनरेट पीडीएफ करके आ गया था, जनरेट पीडीएफ करें तो एक पीडीएफ आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी आपकी जीएसटी वाली, और फिर उसको आप साइन कर दें। तो साइन करने के लिए क्रिस साइनर हमारा चालू होना चाहिए। अगर क्रिस साइनर आपका टाइम लगा रहा है, चूंकि सेव तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, अगर क्रिस साइनर हमारा टाइम लगा रहा है तो उसको हम एक बार स्टॉप करके, एक बार इसको हम एग्जिट करके फिर से ऑन कर लेंगे। ये हमारी क्रिस साइनर है, एक क्रिस साइनर हमने स्टार्ट कर ली। अभी फिर से बिल में जाएंगे और हम चेक कर लेंगे कि हमारा डिटेल सही था कि नहीं। यहाँ एडिट में जाके चेक कर लेंगे। अब यहाँ साइन आ रहा है, साइन बटन सेव हो गया इसलिए साइन आ रहा है, नहीं तो सिर्फ सेव रहता था और सेव करने के बाद जनरेट पीडीएफ आता था। अभी आप यहाँ पे और ये बाकी डिटेल्स तो आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक सेशन सैक कोड ले लिया, आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी आपका ग्रॉस या नंबर्स में है, ग्रॉस वाली भी है वैल्यू, यहाँ पे आप ग्रॉस डाल सकते हैं कि ग्रॉस पे कर रहे हैं, ये ग्रॉस वाली है। तो इस तरह से हम यहाँ साइन करेंगे। अब साइन करेंगे तो हमारी क्रिस साइनर चालू रहेगी, ऑन रहेगी, तो ए वाली पेज आएगी। अब ये हमारा जीएसटी वाली जो डिटेल्स है साइन होके एक कॉपी सेव हो गया है। अब इसको डायरेक्ट क्लोज कर दे, सेव बटन दबाएंगे तो फिर से आपको साइन करना पड़ेगा, सेव करेंगे फिर बोलेगा जनरेट पीडीएफ करो, फिर साइन करो। तो एक बार साइन हो गया, आपको मालूम है एक फाइल आपका साइन होने के बाद डाउनलोड हो गया कंप्यूटर में, तो इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आपका बिल जो है जीएसटी डिटेल्स रेडी है। अब आपको ये जो है एडीएन को सेंड कर देना है। तो ये बिल आपका प्रिपेयर हो गया है और सेंड टू एडीएन करना है। यहाँ बोल रहा है प्लीज, यहाँ देखिए यहाँ पर हुआ प्लीज अटैच स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल इनवॉइस। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अभी बीच में मैं भूल गया, इसके लिए नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल इनवॉइस रहेगा उसको एक स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है, और उसका पीडीएफ यहाँ पे, जैसे मेरे पास तो नहीं है वो, तो मैं एक दूसरी कोई सा भी पीडीएफ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। अब इसको हम सेंड कर देंगे। ये एडीएन के पास आपका बिल जीएसटी या डिटेल्स आपने आपका काम कर दिया और इसको फॉरवर्ड कर दिया। वो एडीएन 1 एसबीसी के पास गया। अब वो डिवीजन ऑफिस इसको भेजेंगे, डिवीजन ऑफिस में कुछ प्रोसेस होके सिग्नेचर होके फिर वो जो बिल पासिंग अथॉरिटी रहेगा वो इसको अकाउंट डिपार्टमेंट आई पास में भेज देगा। फिर आई पास में अकाउंट में जाके वो आपको बिल पेमेंट की प्रक्रिया वहां से
होगी। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट था। यहाँ तक आप अगर समझ गए होंगे तो आप अपना जो भी प्रैक्टिस है आप इस वाले हमारी जो ट्रायल वाली वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हैं, ताकि लाइव पे कोई गलती ना हो। ऐसे तो ये वीडियो आप रिज्यूम करके देखते जाएं, आगे पीछे करके देखते जाएं, अगर आपको कहीं गड़बड़ होती है तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे और आपका काम आसानी से IRWCMS पे कर पाएंगे। धन्यवाद।